friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing prelims special series इंडियन पॉलिटी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्लियामेंट कंप्लीट किया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीएम्बल, शेड्यूल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपने पढ़ा भी होगा पार्लियामेंट में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, इस सबको लेकर भी बड़ा सवाल रहता है। तो पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74, 75, 77, 78, जहां हमें स्ट्रक्चर की बात करती है और साथ साथ में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते क्या है, कितने नंबर्स होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। तो हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी दिया गया है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हाउस ऑफ द पीपल। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फर्स्ट वी सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में जहां भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक्स होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है आर्टिकल 74 में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी वर्क, उसके बाद प्रेसिडेंट के उसमें सजेशंस और वो सारा चीज़ का डिस्कशन किया। तो क्वेश्चन ये कहता है, पहला ऑप्शन देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये तो गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये भी गलत है क्योंकि जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which is headed by prime minister, and these all are responsible to the lok sabha and particular to parliament। तो ये भी ऑप्शन गलत है। he cannot dismiss any of the minister, he has power कि ये के चाहे तो डिसमिस कर सकते हैं क्योंकि यही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि कौन मिनिस्टर्स या कौन भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आंसर इज डी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, उनके पास पावर होता है रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice, thus the real power is vested to the prime minister। तो आर्टिकल 74 पूरा एक्सप्लेन करता है कि रियल पावर वेस्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। Now moving forward, Prime Minister of India elected, selected, nominated। तो Prime Minister of India is appointed by President अंडर आर्टिकल 75। अंडर आर्टिकल 75 जब प्रेसिडेंट जो लीडर चुने जाते हैं, जो उनके पास मेजोरिटी रहता, उनको वो अपॉइंट करते प्राइम मिनिस्टर। अब जब प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस करते प्रेसिडेंट को, ये इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको ओथ और एफर्मेशन दिलवाए। तो आंसर विल बी डी। मूविंग फॉरवर्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। का तो हो ही नहीं सकता, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, ये भी गलत है क्योंकि वी हैव ए फेडरल स्ट्रक्चर। जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रियल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेंटर एंड द स्टेट। तो स्टेट का जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेगा, जो हेड ऑफ द सीएम के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा गलत, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कंट्रोलर एडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 148 में से लेकर 151 में एक्सप्लेन किया गया। तो आंसर विल बी डी। आर्टिकल 78 एक्सप्लेन करता द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ऑल पावर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्टिकल 78 में कहा गया। और किसके बारे में कहा गया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट मीन्स all ministers in the government
Minister with the cabinet rank, cabinet ministers and their secretaries, minister of the state. तो आंसर विल बी मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक. अब समझिए एक चीज को, हमारे पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर आप ब्रेक डाउन कीजिएगा तो इट्स कम्स इनटू द फर्स्ट मिनिस्टर. दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, एंड थर्ड इज द डेप्यूटी मिनिस्टर. ओके, अब मिनिस्टर होता है, इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है जहां पे कैबिनेट का दर्जा मिलता है, कैबिनेट रैंक, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर. दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वेयर कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है. तो आप कह सकते हैं दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. स्टेट मिनिस्टर वो होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है किसी किसी मिनिस्ट्रीज के, इंडिपेंडेंट चार्ज, independent charge. And next one is the deputy minister. कुछ काम आसान करने के लिए मिनिस्ट्रीज के पास वर्कलोड ज़्यादा हो या स्टेट मिनिस्टर्स के पास वर्कलोड ज़्यादा हो तो उनके वर्कलोड को कम करने के लिए डिप्यूटी मिनिस्टर बनाए जाते हैं. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट. काउंसिल मिनिस्टर को अगर आप ब्रेक डाउन कीजिएगा तो ये होता है 91 अमेंडमेंट एक्ट, 91 या 91st अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है देयर विल बी नो मोर देन 50% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ पार्लियामेंट. तो कहने का मतलब 543 सीट्स है लोकसभा का, उससे 15% ज़्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं वो कर सकते. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंडीशन दिया गया है कि 15%, अगर 543 का 15% से ज़्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते या ज़्यादा उससे नहीं बना सकते. जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर, और उसी मिनिस्टर्स में किसी किसी को कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला रहता है. तो दिस इज वन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर. और ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है, द 91 फर्स्ट अमेंडमेंट रिगार्डिंग द कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं. तो 50% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट इंक्लूड्स. कैबिनेट कह रहा है कैबिनेट इंक्लूड्स मिनिस्टर विद द रैंक. अगर यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स और मिनिस्टर्स प्लस स्टेट मिनिस्टर्स प्लस डिप्यूटी रैंक. तो वी कैन से दिस इज द ब्रॉड टर्म रिगार्डिंग द कैबिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मिनिस्ट्रीज Department of the Government of India are created by Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary. दूसरा स्टेटमेंट कहता है each of the ministries assigned to a minister by a president on India of India on the advice of Prime Minister. तो स्टेटमेंट 2 तो डायरेक्ट राइट है क्योंकि आर्टिकल आपने पढ़ा भी, हमने बताया आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया गया कि each ministers are appointed by president on the advice of prime minister. तो स्टेटमेंट इज फर्स्ट राइट. सेकंड गलत है क्योंकि तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आर नॉट क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री सेक्रेटरी. तो ये स्टेटमेंट गलत है. आंसर विल बी 2. कैबिनेट सेक्रेटरी का अलग रोल होता, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता, उनका कोई रोल नहीं रहता रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज. और कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑलवेज चेयर द इम्पॉर्टेंट सिविल बोर्ड का, वो सिविल सर्विसेज बोर्ड को चेयर करते. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड है जिसको हेड कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी. तो इसके भी कुछ अलग ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये सच है कि इनका कोई रोल नहीं है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन और क्रिएटेड ऑफ न्यू मिनिस्ट्रीज. तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता, सिर्फ राइट है, तो आंसर विल बी बी. Who exercise the actual executive power under the parliamentary form of government. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं या उसमें या वो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव रियल पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर. तो आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर द आर्टिकल 75. तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 74, 75, 77, 78. तो these all are the important articles regarding the council of ministers.
and the role responsibilities of prime minister as well as all council of minister. तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं and we are seeing the all previous year question. Moving forward, if the prime minister of India belongs to the upper house of the parliament, तो upper house of the parliament किसे कहता है? राज्यसभा को. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर है तब उनके ऊपर क्या क्या कंडीशंस लागू होते हैं. ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. और नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि लोकसभा जो एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा. इफ द प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस लागू होता है. तब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा में तो क्या वो वोट दे सकते हैं क्योंकि उनके गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहा है और वो राज्यसभा के मेंबर है. दूसरा ऑप्शन कह रहा है ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस क्योंकि वो अपर हाउस के मेंबर है. ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस. ही विल हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन द 6 months आफ्टर बीइंग सोन एज ए प्राइम मिनिस्टर. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए. मानकर चलते जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे. वो राज्यसभा कहाँ के? असम से वो चुनकर आते थे. अब जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता था लोकसभा में, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस के रहेंगे ही हैव नो ऑथोरिटी टू वोट. वो वोट नहीं दे सकते. कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर अगर किसी भी हाउस के तो उनके पास ऑथोरिटी है वही वोटिंग करने का. बट दे हैव राइट टू स्पीक, they have right to participate in joint session, they have right to अटेंड द ऑल मीटिंग इन द पार्लियामेंट. तो सारा ऑथोरिटी उनको मिला हुआ है, ऑल पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिला, बस वोटिंग का पावर नहीं है. तो वो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, जिस हाउस में होंगे वहीं पे वो वोट कर सकते हैं. लेकिन पावर सारा सेम रहेगा जितना मिनिस्टर्स को मिला हुआ, क्योंकि उनको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, उनको चर्चा बजट हो या किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट करना. तो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी चर्चा कर सकते हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सिर्फ वोटिंग पावर उनके पास नहीं रहता. जिस हाउस के रहेंगे वही हाउस में वो वोट दे सकते हैं. तो यही क्वेश्चन कह रहा. तो इट मीन्स दैट ही विल नॉट एबल टू वोट इन द फेवर. तो ये ऑप्शन सही है, आंसर विल बी ए. तो ये सब कुछ कंसेप्चुअल चीज है जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which article of Indian Constitution describe the appointment and disqualification of Council of Minister? तो आर्टिकल 75 मैंने बताया था, 74, 75 these all are the important articles where 75 explain the disqualification or appointment of the Council of Minister. तो answer will be D, article 75. Prime Minister of India is generally not a member of Parliament. गलत. Member of लोक सभा गलत. Member of राज्य सभा, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस. अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कंडीशन है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे ही और सी विल बी या ही और सी विल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के उनको नागरिक होना चाहिए. एज क्वालिफिकेशन अगर देखें 25 ईयर एज होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? 25. अगर वो राज्यसभा से होंगे तो 30 होगा. तो जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के मेंबर बने. आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा के उनके मेंबर होना चाहिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. बाई चांस जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब वो किसी हाउसेस के मेंबर नहीं रहते हैं, तो उनके पास 6 महीने की समय रहती है, 6 month टाइम रहता है. इस 6 महीने के अंदर उनको किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर बनना होता है. ये किसी के लिए लागू है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए. मानकर चलिए जैसे कोई मेंबर को बना दिया गया या वो इलेक्शंस में नहीं लड़े, उनको अपॉइंट कर दिया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
वो ना हाउस लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन उनके पास 6 महीने का समय रहता है। वो चुनकर कहीं भी इलेक्ट होकर या नॉमिनेट होकर वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर बने। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रिगार्डिंग एनी थिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज जनरली कह रहा, तो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, मेंबर ऑफ लोकसभा, जनरली की बात कह रहा तो जनरली लोकसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एंड द पावरफुल जो हाउस है वो है लोकसभा। तो जनरली है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि जो भी मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लोकसभा के होते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह का मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो राज्यसभा के मेंबर थे। HD देवेगौड़ा वो भी बहुत जगह राज्यसभा के मेंबर थे। इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो राज्यसभा के मेंबर हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द, तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 साल, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल चाहिए, तो आंसर विल बी 25। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, तो अभी बताया था अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। So these all are the important questions regarding the Council of Minister. A central minister who is not the member of any house can remain in the office for 6 months. जो maximum time है वो 6 मंथ होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, 6 महीने के अंदर उनको किसी भी हाउस का मेंबर बनना है, लोकसभा या राज्यसभा। तो मैक्सिमम टाइम उनके पास कितने रहता, 6 मंथ। इन इंडिया ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, 6 मंथ। 6 मंथ याद रखिएगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यस राइट, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, ये भी सही बात है। एज पर आर्टिकल 75(3), दिस इज ऑल्सो एज पर आर्टिकल 74(3), गलत। तो आंसर विल बी बी 1, 2, 3। हाउस ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। एज पर आर्टिकल 74(3) डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर विल बी 1, 2, 3। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द, आंसर विल बी पार्लियामेंट तो है, लेकिन पार्लियामेंट में लोकसभा। That's why this question is a star mark. Union Council Minister is collective responsible to the only to the Lok Sabha. मैंने अभी कहा पार्लियामेंट गलत हो जाएगा कि पार्लियामेंट इज द 2 हाउसेज जहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा। आंसर विल बी डी। Which of the following motions the Council of Minister India can move? तो कॉन्फिडेंस मोशन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास किया जाता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन Council of Minister can move. So Council of Minister India can move the confidence motion. A motion of no confidence can be introduced by only Lok Sabha. मैंने अभी आपको बताया था, गवर्नमेंट bring the motion of confidence in the Lok Sabha, prove the confidence or support. तो दो तरीके के मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी लाती है और वो बताती है कि जो गवर्नमेंट चल रही है उनके पास नो कॉन्फिडेंस है, दे हैव नॉट हैविंग द मेजोरिटी। और जो गवर्नमेंट है वो प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस लाती है, वो बताती है कि हमारे पास बहुमत है, द 272, द मैजिक फिगर हैविंग। तो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, और दो तो इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल, जो उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा को लेकर है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज ए मिनिस्टर रिक्वायर्ड टू गिव ए स्टेटमेंट इन द लोकसभा। अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन दे देते हैं लेकिन उनको स्पीकर परमिशन देते कि वो बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब वो वहां पे पार्टिसिपेट या एक तरीके से उनको एक्सेस मिल जाता है। एंड दिस परमिशन वाज गिवन बाय स्पीकर, क्योंकि स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। एंड यू कैन से द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द लोकसभा किसके पास है, तो स्पीकर के पास है। तो अगर किसी को परमिशन दे रहे तो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर विल बी बी। Consider the following statement regarding the no confidence. There is no mention of no confidence motion in the Constitution of India. A motion of confidence, no confidence can be introduced only Lok Sabha. तो मैंने अभी बताया था कि no confidence can only introduce in the Lok Sabha, and the procedure of Lok Sabha is not mentioned in any Constitution of India. Basically, this comes from the rules of procedure ऑफ लोकसभा। तो भारत के संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कुछ मेंशन नहीं है। ये जो चीज आया है वो कहां से आया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स फ्रॉम द लोकसभा। तो दिस ऑप्शन इज
राइट एंड अगेन दिस ऑप्शन इज राइट क्योंकि मैंने बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. आंसर विल बी बोथ 1 and 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन स्टार मार्क है तो इसको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है. मूविंग फॉरवर्ड, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इसको भी लेकर है, ये जॉन में था, रेलवे मिनिस्टर थे. सरोजिनी नायडू का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है. गुलजारी नंदा. तो आंसर विल बी आर के सगुन चेट्टी. दिस इज ऑप्शन में ही आंसर नहीं था तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है. हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. बी आर अम्बेडकर. आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑन द 14th अप्रैल 2025 और आज अंबेडकर जयंती है. वी आर सेलिब्रेटिंग 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अंबेडकर. और क्वेश्चन भी आया है कि हु इज द फर्स्ट कैबिनेट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए लॉ मिनिस्टर. तो बी आर अंबेडकर. याद रखिएगा 14th अप्रैल 2025 सेलिब्रेटिंग द अंबेडकर जयंती. इनका जन्म हुआ था 1891. बेसिक फैक्ट्स है, अंबेडकर को लेकर आया और आज 14th अप्रैल है तो मैंने सोचा तो आपको बताऊं बी आर अम्बेडकर को लेकर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह. फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के वो चेयरमैन कभी नहीं थे, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव. ये भी सही है तो आंसर विल बी सी. Recently, who has been assigned the charge of the Ministry of Monetary Affairs? उस समय ये करंट ना है, 2021 की बात कर रही है तो 2019 से लेकर 2024 में मॉनेटरी अफेयर्स किसे दिया गया था तो स्मृति ईरानी को. उसके बाद 2024 में जब जनरल इलेक्शंस थे तो स्मृति ईरानी वाज डिफीटेड बाय जो वहाँ के कांग्रेस लीडर थे उनसे वो हार गई थी. तो उस तरीके से वो अब वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अब उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है. लेकिन 2019 से 24 तक वो जो पोर्टफोलियो हेल्ड कर रही थी उसमें से एक माइनॉरिटी अफेयर्स था. तो स्मृति ईरानी इज द राइट आंसर. द स्प्लिट सिस्टम इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू द policy and implementation. The split system in India administration relates to the required to ensure the efficiency of policy making and implementation. तो याद रखिएगा स्प्लिट सिस्टम किस चीज के लिए, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल CSIR के बारे में पाया. आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बहुत सारे ऐसे बॉडी है जिसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको लीड करते हैं, उसको हेड करते हैं. उसी बॉडी में से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSIR बोला जाता है. हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस. अगेन प्राइम मिनिस्टर. NDC नेशनल डिफेंस कमेटी को चेयर कौन करता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Among the following given names whose portfolio in the first cabinet was different from the his portfolio. तो जगजीवन राम उस समय लेबर मिनिस्टर थे, उस चीज को है. तो सरदार बलदेव सिंह. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना. राजेंद्र प्रसाद इंटरिम में, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे, लेबर में जगजीवन राम थे, डिफेंस में सरदार बलदेव सिंह थे, वर्क्स एंड माइनस भाभा थे. जब पोर्टफोलियो आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट और जब इंडिपेंडेंस एक्ट में आया तो कुछ चीज़ चेंज हुआ. राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर सेम था, इंटरिम में भी थे और इंडिपेंडेंट कैबिनेट में भी थे. तो आंसर विल बी 2, ये सही है. सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, उस समय भी डिफेंस थे और इंटरिम में भी थे और बाद में भी डिफेंस बने. तो ये सही है. जगजीवन लेबर जगजीवन राम वाज द से. तो आंसर विल बी, ये तीनों सही है. इंडिपेंडेंट और इंटरिम में पोर्टफोलियो उनका सेम था. तो आंसर डी ये गलत है, ये नहीं था. तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरिम में पोर्टफोलियो क्या था और कैबिनेट इंडिपेंडेंट कैबिनेट में क्या था और उसमें चेंज के बारे में पूछा गया. तो ये थोड़ा सा इसको मेमोराइज करना होगा. इंटरिम गवर्नमेंट कौन कौन है उनके पोर्टफोलियो को याद रखना होगा और फर्स्ट कैबिनेट पोर्टफोलियो को याद रखना होगा. ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन हैं. हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आंसर इज द देवेगौड़ा. उस समय पूछा गया था. देवेगौड़ा का सबका वो देखा गया. देवेगौड़ा ये आपको इस हिसाब से करना है. 1996-7 में देवेगौड़ा थे. चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी 1904 थे. तो उस हिसाब से आप मेंशन कर लीजिएगा. तो आंसर विल बी डी. This is all are the important council of minister. Which of the following held the office of prime minister of India more than once?
आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू भी मोर देन वंस है, इंदिरा गांधी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, ये 13 दिन 13 महीने, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव. Who among the following occupied the office of the Prime Minister more than once in the gap with a political career? तो आंसर 3, 4, 5 गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी एंड विरा. तो गैप में की बात की गई है, तो अटल बिहारी वाजपेयी में भी गैप था, उसके बाद इंदिरा गांधी में भी गैप था, गुलजारी लाल नंदा में. तो आंसर विल बी 3, 4, 5. विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? आपको पता, लाल बहादुर शास्त्री उज्बेकिस्तान ताशखंड गए थे. द इम्पोर्टेंट इंडिया पाकिस्तान के बाद एक इम्पोर्टेंट ताशखंड क्योंकि समिट में गए थे, वहाँ पे एक संधि करने गए थे इंडिया और पाकिस्तान के, तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी. तो लाल बहादुर शास्त्री. मैच द फॉलोइंग. पीवी नरसिम्हा राव चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं, ऐसे कौन कौन प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने? तो नरेंद्र मोदी गुजरात, चरण सिंह यूपी, मोरारजी देसाई. तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए. तो आंसर विल बी, ये देखिए, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई बॉम्बे, देवेगौड़ा कर्नाटका, चरण सिंह यूपी एंड नरेंद्र मोदी गुजरात. तो आंसर इज द डी. बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड करने से पहले वो सीएम थे. उसमें पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, देवेगौड़ा, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी. Who among the following had never been the chief minister of any state before becoming the prime minister? तो ये भी थे आंध्र प्रदेश, मैंने अभी बात किया. पीवी नरसिम्हा राव भी प्राइम मिनिस्टर वो थे. मोरारजी देसाई बॉम्बे. आंसर चंद्रशेखर बने थे, तो वो कभी भी सीएम नहीं थे. आंसर विल द सी. Which of the following person was not a chief minister? अगेन चंद्रशेखर. बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सीएम थे. तो आंसर इज चंद्रशेखर. Who among the following was the member of Lok Sabha during his the prime ministership? आंसर इज द चंद्रशेखर. पहले से वो मेंबर थे लोकसभा के जब वो प्राइम मिनिस्टर बने. तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वी हैड डिस्कस द इम्पोर्टेंट आर्टिकल 74, 75, 77, 78 और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. प्लीज ट्राई टू रिवाइज योर नोट्स और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर बनाए. दिस सीरीज इज बेसिकली फॉर द प्रीलिम्स स्पेशल एंड साथ में द इम्पोर्टेंट रिवीजन मॉड्यूल. हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के कवर करेंगे इन दिस सीरीज. आई होप आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और साथ में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस और समझ रहे हैं. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक. तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए. ओके, थैंक यू.